नमस्कार। आज हम लोग अर्थव्यवस्था व इसके विकास का इतिहास पढ़ेंगे। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो उसका विकास किस प्रकार से हुआ था, इसी का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको सभी को पता भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान रूप में एक दिन की संरचना नहीं है। इसका विकास जो हुआ है बहुत दिनों के अथक प्रयास के बाद हुआ है। इसका मूल जड़ जो है काफ़ी गहरा है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इससे पहले 200 वर्षों तक क्या था, 200 वर्षों तक यह क्या था, गुलाम था। किसका? तो अंग्रेज़ों का। और उस समय हमारे देश का नाम सोने की चिड़िया थी। क्यों कहा गया है सोने की चिड़िया? तो सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया थी। आप गाना भी सुने होइएगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस सोने की चिड़िया का शोषण किया। शोषण किया मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब तरह से उसे शोषित करने का काम किया और उसे जमकर लूटा। और उनकी गति क्या हो गई? नगण्य, मतलब जीरो हो गई। जब एक देश को कोई देश लगातार गुलाम बनाया है 200 वर्षों तक, तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी और वह किस प्रकार से अपने अर्थव्यवस्था के अनुरूप चला, इसी का अध्ययन अर्थव्यवस्था व इसके विकास का इतिहास में हम करेंगे, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस अध्याय में हम परिचित करेंगे कि विकास का माप और विभिन्न सूचकांक, बिहार की स्थिति और देश की आर्थिक विकास में बिहार की स्थिति का मूलभूत आवश्यकताओं का संबंध के बारे में क्या बताना चाहता है। मतलब भारत में जो एक राज्य है, कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है बिहार, उसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। आखिर अर्थव्यवस्था है क्या? तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का अपना उपनिवेश बनाकर रखा। ये उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी। ठीक है, जब एक देश किसी दूसरे देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? अधिकार कर लेता है। जैसे माना कि एक देश है ये, ठीक है, और ये दूसरे देश पर क्या किया? अधिकार कर लिया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह देश दूसरे देश पर क्या किया? अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसी का उपनिवेश या कॉलोनी बढ़ जाएगा, जो कि उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा क्या था? अंग्रेज़ हम लोगों पर, यहाँ पर अंग्रेज़ थे और यहाँ पर हम लोग थे। इन्होंने क्या किया? हम पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर वो अपनी कॉलोनी बैठा है। साथ साथ उन्होंने एक नया नीति भी अपनाया, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। आपसे क्वेश्चन आएगा, फूट डालो और राज करो किसकी नीति थी? तो बोलिएगा अंग्रेज़ों की नीति थी। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय इतिहास कृषि प्रधान होने के बावजूद व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। मतलब उस समय जब वह देश क्या था? स्वतंत्र था, तो उसकी स्थिति अच्छी थी। लेकिन दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर होती गई। यहाँ पर एक गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता, शोषण का साम्राज्य हुआ। मतलब इतने दिनों तक कोई अगर देश जहाँ पर सांस लेने की भी आज़ादी ना हो, वो क्या करेगा? वहाँ पर गरीबी आएगी, अशिक्षा आएगी, अंधविश्वास आएगा, विषमता आएगी, शोषण का होगा। तो अंग्रेजी शासक ने कितने वर्षों तक किया था शासन? तो यहाँ पर देखिए 200 वर्षों तक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और समझेंगे। यहाँ पर दूसरा चैप्टर है, मतलब दूसरा पृष्ठ। आय की स्थिति और कृषि की जनसंख्या वृद्धि में निर्भरता। हस्तशिल्प उद्योग, हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जो कि लघु उद्योग भी हैं,
थे उस समय, जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ नहीं थे, तो इसका क्या किया, अंग्रेज़ों ने शोषण करना स्टार्ट किया और अंततः वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, मतलब खत्म हो गए। औद्योगिक विकास की बात को पूरा करने से स्पष्ट है कि भारतीय द्वारा अर्थव्यवस्था का जो स्थिति अच्छी थी, उसे अंग्रेज़ों ने क्या किया, शोषित किया। शोषित किया मतलब कि एक व्यक्ति अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता था। चलिए यहाँ पर उपनिवेश को समझाया गया है। कॉलोनी का मतलब क्या है, जब कोई देश बड़े समृद्ध राष्ट्र शासन के अंतर्गत अपने समर्थ आर्थिक व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन, नियंत्रण, शासन देश के करता है, तो ऐसी स्थिति को लगभग क्या कहते हैं लोग, उपनिवेश कहते हैं। कहीं कहीं उपनिवेशवाद भी आता है। और भारत कितने वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो 200 वर्षों तक। आगे है पॉइंट, अर्थव्यवस्था का अर्थ आखिर अर्थ होता क्या है। तो समझिए, हम अपने दैनिक जीवन के प्रायः सभी लोग अपने आजीविका का अर्जन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा करते हैं। हर व्यक्ति का कोई ना कोई पेशा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है। उनकी क्रियाओं का मुख्य वस्तुओं की सेवाओं का संबंधित है। कोई अगर काम करता है तो कुछ ना कुछ तो सेवा करता है। उदाहरण के लिए किसान खेत के खलिहानों में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल और कॉलेजों में, वकील कोर्ट कचहरी में कार्य करते हैं। तो ये कार्य जो करते हैं उनको क्या मिलता है, तो उनको मिलता है रुपया। और इसी का तो अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। अब प्रश्न है कि ये सभी अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं। उत्तर है कि हम ये सभी लोग धन कमाते हैं, धन मतलब पैसा, और यही क्रियाएं तो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जिनके परिवार के सदस्य की आवश्यकता पूरी होती है, वो क्या करते हैं, ये सारे काम करते हैं। अब समझिए यहाँ पर हमारी वे सब क्रियाएं जिससे हम आय प्राप्त करते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि हमारी आर्थिक क्रियाएं क्या है, तो याद रखिए, हमारी मतलब हम सबों की, हम जिस भी कोई काम करे, जो भी जिस काम में करता हो, ठीक है, वो काम करे, उस आदमी को काम करने का जो व्यय मिलता है, व्यय मतलब क्या, पैसा मिलता है, वो उसी का आय है। और यही तो आर्थिक क्रिया कहलाता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं। जैसे कृषि कोई कर रहा है, कोई उद्योग कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, जैसे सामान ले रहा है बेच रहा है, कोई बैंकिंग का काम कर रहा है, कोई बीमा कर रहा है, कोई परिवहन कर रहा है, कोई संचार का काम कर रहा है, यहाँ का सामान वहाँ ले जा रहा है, वहाँ का सामान यहाँ बेच रहा है। आर्थिक क्रियाओं का एक और से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का सेवा का संपादन करता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। आप घर बैठे कोई भी सामान को कैसे ऑर्डर कर लेते हैं, जो दूसरे लोगों के रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, उस पर भी खर्चा है। वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश के उत्पादनों और वस्तुओं की सेवाओं का क्रय करते हैं, मतलब कीनते हैं। क्रय मतलब कीनना और विक्रय मतलब बेचना, इस चीज़ों को भी याद रखें। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख क्या हैं, संपादित करते हैं। ये दो प्रमुख कौन है, इसको समझेंगे। आगे देखिए, तीसरा पृष्ठ कह रहा है, पहला, लोगों की जो आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर, लोगों की जो आवश्यकताओं की संतुष्टि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन से है। अगर कोई वस्तु, मान लिए कि हम क्या किए, दूध से कोई उत्पाद बनाए, तो ये हमारा क्या उत्पादन हुआ, ठीक है। लोग रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, और हमारे यहाँ भी दही बेचा जाता था, दूध बेचा जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को लेकर परिभाषा दिया। यहाँ पर देखिए, ऑर्थोलेवस, अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार में होते हैं जिनके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब आप अपने लिए जो काम करते हैं और अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, वही अर्थोलेविस कहना चाह रहे हैं। ब्राउन क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आखिर अर्थव्यवस्था क्या है, जैसे आप कोई काम करते हैं, कोई मजदूर है, कोई काम किया, तो क्या हुआ, वो मजदूरी लिया, तो वही तो काम कर रहा है। दूसरे शब्दों में, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। आर्थिक क्रियाएं क्या है, पैसा कमाना, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है। टीचर है तो पढ़ाता है, उसको उससे पैसा होता है।
कोई मजदूर है तो वो काम करता है, कोई भी लेबर का काम करे या मजदूरी करे उसको उससे पैसा होता है। तो क्या कर रहा है, वो अपने परिवार का जो आजीविका चला रहा है, इसी को तो समझाना चाह रहा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रिया क्या है, जो आप पैसा कमाते हैं और जो आपके पास है वही तो आर्थिक योग है। इस प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहारियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि बिहार के संसाधन का प्रयोग करता है। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना और ढांचा। मतलब एक जो संरचना है, 1, 2 और 3, ये संरचना क्या होता है, कोई भी आदमी है इसकी जो आकृति है यही तो संरचना है। अब देखिए समझिए, तो कह रहा है अर्थव्यवस्था की संरचना मतलब विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में विभाजन, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार। मोटे तौर पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्रिया, दूसरा है द्वितीयक क्रिया और तीसरा है तृतीयक सेवा क्षेत्र। और तृतीयक क्रिया को भी हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आएगा कि तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलिएगा सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। आपसे पूछेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को एक चार्ट के द्वारा समझाया गया है। ये एक चार्ट है जो आप याद रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी तृतीयक को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, प्राथमिक क्रिया क्या होता है, जो आपके घर में हो रहा है, जैसे कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये प्राथमिक क्रिया है। आपसे एक क्वेश्चन आएगा प्राथमिक क्रिया कौन सी है, उसमें देगा ऑप्शन में कृषि, मार दीजिएगा। दूसरा अगर पशुपालन देगा उसमें भी मार सकते हैं। तीसरा अगर वन देगा तब भी मार सकते हैं। और चौथा मछली पालन देगा तो ये भी आप मार सकते हैं। ये है प्राथमिक क्रिया। चलिए अब द्वितीयक क्षेत्र समझते हैं, आखिर द्वितीयक क्षेत्र है क्या। तो द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, गैस और बिजली, इसमें कुटीर, लघु, मध्य और बड़े उद्योग आते हैं। ये क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, अब तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, जो सेवा करता है। अच्छा, हमारी सेवा कौन करता है, जैसे आप कभी भी जाइएगा बैंक में तो आप पैसा निकालने जाते हैं तो वहाँ बैंकिंग हो गया। परिवहन, आप कोई भी स्कॉर्पियो बोलेरो तो कीन नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भाड़े पर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, परिवहन के लिए। संचार, बड़का दिखते हैं टावर लगा हुआ है तो हम तो टावर बैठा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते, संचार के लिए मोबाइल लेते हैं, लेकिन रिचार्ज कीजिएगा तब चलेगा। व्यापार, अब हर देश से अलग अलग व्यापार होता है। जैसे आप हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज करते हैं तो क्या है, वह अमेरिका के है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ आता है। और अन्य सेवा, अब समझते हैं इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को और कोई नाम से जाना जाता है, तो उसे हम क्या जानते हैं, कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत पशुपालन, कृषि, मछली पालन, जंगलों की वस्तुओं से प्राप्त होने वाले व्यवसाय हैं। द्वितीयक क्षेत्र समझिए, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो औद्योगिक क्षेत्र भी है। जैसे इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवा, जैसे गैस। आपके यहाँ गैस जब खत्म हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं भरवाने, क्योंकि गैस हमारे पास नहीं है। बिजली, अब क्या है, बिजली आपको रिचार्ज वाले सिस्टम आ गया है, अगर आप नहीं रिचार्ज कीजिएगा तो लाइन कट जाएगा। ये क्या है, तो औद्योगिक क्षेत्र है। समझ में आया। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को हम पहले ही बताए हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, आप देखते हैं कोई मर जाता है तो उसको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपये मिलता है, तो वो बीमा कराए रहता है।
LIC का नाम आपने सुना भी होगा। परिवहन, यहाँ से परिवहन के 3 साधन हैं, कौन कौन है तो समझिए पहले, सड़क, वायु और जल। संचार, आज देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कहाँ से कहाँ है, लोग ऑनलाइन पढ़ रहा है। व्यापार, और एक देश का सामान दूसरे देश में जाकर बिक रहा है, आदि क्रियाएं शामिल है। ये क्रियाएं प्राथमिक द्योतक क्षेत्रों की क्रियाओं के सहायता प्रदान करते हैं। ये दोनों जो क्रियाएं हैं क्या करते हैं, ये तीसरी क्रिया का क्या करते हैं, सहारा है। इसीलिए ये सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेवा क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। क्या है, तो बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है 5वां जो पृष्ठ है उस पर, उससे पहले थोड़ा जूम कर लेने दीजिए। अब तालिका को समझते हैं, राष्ट्रीय आय के विभिन्न योगदान। प्राथमिक क्रिया 1901 में देखिए यहाँ पर 63.6 थी, तो 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ 58.7 था, और 2007 में 22.0 था। तो ये समझना है आपको, ये तालिका भी पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन तालिका को भी समझना है। इससे स्पष्ट है कि आज़ादी के समय प्राथमिक योगदान 58.7% जो घटकर अब केवल 22% रह गया है। द्वितीयक क्षेत्र 47 में 14.3% था, वो बढ़कर अब 22% हो गया है। कितना हो गया है, 22%। और सबसे ज़्यादा अगर बढ़ा है तो वह तृतीयक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जो कि 27.0 था, जो बढ़कर अब क्या हो गया है, 56% हो गया है। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास क्रम में भारत क्रमशः समृद्धि की ओर जा रहा है। जब आप योजनाएं बनाइएगा उनके देश के, उनके नागरिकों के अनुसार, तो क्या होगा, विकास तो करेगा ही। अब देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार, सबसे पहले समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आपसे पूछेगा अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, तो बोलिएगा 3। कितने बोलिएगा, 3। तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभों के लिए करते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। यहाँ क्या है, पूंजीवादी देश है, और ये अपने अपने लिए सोचते हैं। ठीक है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा आदि देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का रूप बदला है। और यह क्या है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो आप बोलिएगा चीन में। कहाँ है, चीन और क्यूबा में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखिएगा। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। देखिए यहाँ पर कर रहा है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है। ये दोनों का मिश्रण निकल कर आया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है।